मेरा नाम वंदना है। ये बात जब की है जब मैं बड़े अरमानों के साथ अपनी बहू को इस घर में दुल्हन बनाकर लेकर आई थी, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू के मनहूस कदम मेरे घर की खुशियों को छीन लेंगे। मैंने अपने बेटे से बहुत मना किया था कि वो इस लड़की से शादी ना करे, क्योंकि मेरा एक ही बेटा था जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती थी। उसने हमेशा मेरा कहना माना था, लेकिन जिस दिन से उसकी मुलाकात इस लड़की से हुई थी, मेरे बेटे के रंग ढंग पूरी तरह से बदल गए थे। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत खुश थी, हर दुल्हन की तरह। और हर दुल्हन की तरह मुझे भी ये नहीं पता था कि ससुराल वालों का बिहेवियर मेरे साथ कैसा होगा। मेरे ससुराल वालों ने अगले दिन से ही मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। मेरी सास का मूड मेरी तरफ से हमेशा खराब रहता था। पति अपनी माँ के कहने में लगा रहता था। ससुर थे तो उनको भी मेरी सास ने अपनी मुट्ठी में किया हुआ था। मैं हमेशा अपने ससुराल वालों की कदर, इज्जत और मोहब्बत की मोहताज रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं इन लोगों के लिए कितना ही कुछ क्यों ना करूं, मगर ये लोग ना तो मुझे इज्जत देंगे, ना मोहब्बत और ना ही कदर। अगर लड़की को पता हो कि आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है, तो वो कभी भी शादी जैसा कदम नहीं उठाएगी। मगर कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि हर लड़की की किस्मत एक जैसी नहीं होती। कुछ लड़कियों की किस्मत ऐसी भी होती है जो चमक उठती है, उससे सभी लोग मोहब्बत करते हैं। और कुछ तो ऐसी होती हैं जो अपनी तकदीर ससुराल जाने के बाद खुद ही बना देती हैं, जो अपने ससुराल वालों को अपने पति सहित अपनी उंगलियों पर नचाती हैं और उसके ससुराल वाले खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। मेरी ससुराल में तो मैं कभी प्यार हासिल न कर सकी थी। हमेशा मैंने अपनी ससुराल वालों के लिए वही सब कुछ किया था जो उनको पसंद होता था। मेरी 4 नंदे थीं और चारों ही मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हुई थी। मेरी सास के साथ मिलकर उन्होंने मुझे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, बस यही बात मेरे ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगती थी। मेरा ससुर तो मेरे पति के साथ ही किराना स्टोर पर जाया करते थे। सारी मेहनत मेरे पति की होती थी, लेकिन फिर भी मेरे ससुर दुकान का सारा हिसाब अपने हाथ में रखते थे। मेरे पति को उन्होंने कभी भी अलग से पैसे नहीं दिए थे। घर का सारा खर्चा भी वो अपने हाथ में ही रखते थे और सारा सामान भी खुद ही देकर आया करते थे। अलग से अगर मुझे कुछ खरीदने की ज़रूरत होती या मेरे पति मेरे लिए कुछ लेकर आना चाहते, तो उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते थे। 1-2 बार मेरे पति ने मेरी कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपनी दुकान से कुछ पैसे अपने पिता की इजाज़त के बिना निकाल लिए थे, जिस पर मेरे ससुर जी ने बहुत हंगामा किया था और इस बात का इल्ज़ाम मेरी सास ने मुझे दे दिया था। उनका कहना था कि इसकी वजह से ही मेरे बेटे ने दुकान से पैसे चुराए होंगे और इसकी ज़रूरतें ही इतनी है कि कभी पूरी ही नहीं होती। आज उसने इसकी खातिर चोरी की है, कल को किसी का कत्ल भी कर देगा, मगर इस समय मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। मैं बार बार अपनी सास को समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने आपके बेटे से ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। इस घर में अगर किसी को मामूली सी चोट भी लग जाती थी तो उसका इल्ज़ाम मुझे ही दिया जाता था। एक दिन तो मेरी सास की बहुत तबीयत खराब हो गई। मैंने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। घर का सारा कामकाज भी मैं खुद ही करती थी। मेरी चारों नंदे एक तरफ को बैठकर मुझे काम बताती रहती थी और मैं काम में बहुत बुरी तरह से उलझी हुई थी और अपनी सास को दवाई देने में मैंने 5 मिनट की देरी कर दी, जिस पर मेरी सास ने मेरे पति के घर आते ही उनको मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और कहा कि बेटा, मैं तो कब से ठीक हो जाऊं अगर तुम्हारी पत्नी मुझे फिक्र से और टाइम पर दवाई दे दिया करे तो। तुम्हारी बहनों को तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। तुम्हारी पत्नी को सिर्फ एक काम दिया गया है, उस पर भी वो ध्यान नहीं देती, जिस पर मेरे पति ने मुझे बहुत डांटा था। मगर मैं उनको बार बार कह रही थी कि मैं तो अम्मा जी को दवाई टाइम से देने के लिए आ रही थी, मगर किसी न किसी काम में उलझ जाती हूँ, इसीलिए देर हो गई। उस दिन घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। इस छोटी सी बात पर मेरे पति ने मुझ पर हाथ तक उठा लिया था, क्योंकि मेरा सफाई देना उन्हें लगता था कि मैं उनके साथ बदतमीजी कर रही हूँ, क्योंकि अपनी माँ के बारे में तो वो कुछ भी सुन नहीं सकते थे। वक्त इसी तरह से गुजरता गया और ऐसे ससुराल में मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा किया, जो मुझे ससुराल नहीं बल्कि किसी नर्क का रूप लगती थी। यहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा ही सुलूक होता था। मैंने हर तरह से अपने ससुराल वालों को खुश करने की कोशिश की, मगर मुझसे कोई भी खुश नहीं हुआ। हमेशा मुझे इस घर में बेइज्जत ही किया गया। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि आने वाले समय में मैं अपने दिल को तसल्ली ज़रूर दूंगी।
अपनी ज़िंदगी के कई साल मैंने इसी तरह से बर्बाद कर दिए थे। अपने पति के साथ मुझे जो अच्छा समय गुजारना था वो मैंने अपने ससुराल वालों की सेवा में गुजार दिया था, और फिर भी मुझे इसका कोई अच्छा सिला नहीं मिला था। फिर मेरी ज़िंदगी में मेरा बेटा आ गया, जिसको मैं अपना सब कुछ मानने लगी। उसका नाम मैंने बड़े प्यार से आर्यन रखा था, और वो दिखने में बिल्कुल मेरी तरह था, इसलिए ज़्यादातर मेरा ही बेटा लगता था। मैंने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरा बेटा सिर्फ 2 महीने का था जब मेरी सास की मौत हो गई। वो छत पर गई थी किसी काम के लिए, और अचानक उनका पैर सीढ़ियों से फिसला तो वो नीचे गिर गईं। उनके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में कुछ सुकून आया था, क्योंकि घर की मुखिया तो वही थी जिन्होंने घर का माहौल सबसे ज़्यादा मेरी तरफ से ख़राब किया हुआ था। पत्नी के मरने के बाद मेरे ससुर जी को अपनी बेटियों की फिक्र हुई। उन्होंने एक एक करके अपनी 4 बेटियों की शादी कर दी, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी दुकान भी बेच दी और अपनी बेटियों को उनकी ससुराल का कर दिया। इस सब में भी नुकसान मेरा और मेरे पति का ही हुआ था। सास दुनिया से चली गई थी, नंदे अपनी अपनी ससुराल जा चुकी थी। मेरे पति से उनके पिता ने दुकान भी छीन ली थी, जिसमें से उनको कुछ नहीं दिया गया था। अब मेरे पति के पास इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं था। मैं अब भी अपने ससुर जी की सारा दिन सेवा किया करती थी। उनकी बेटियों की तो जब से शादी हुई थी वो अपने पिता और भाई की तरफ पलटती भी नहीं थी। ऐसी गरीबी की हालत में बेटे की परवरिश भी ठीक से नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया था। मैं 2-3 बार अपने मायके चली गई। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। उन्होंने मुझे कई बार मेरी ज़रूरत के मुताबिक पैसे दिए थे। यहाँ तक कि कुछ समय के बाद उन्होंने मेरे पति को उनका कारोबार करने के लिए भी पैसे दिए थे। मेरे पति सामान खरीद लाए थे और उन्होंने बाजार में छोटी सी दुकान किराए पर ले ली, और वो अब उसमें अपना जर्नल स्टोर खोलकर बैठ गए थे। इस तरह मेरी गृहस्थी चल निकली थी। मेरे ससुर जी अब बहुत बीमार रहने लगे थे, हमेशा बिस्तर पर पड़े रहते थे। मेरी सेवा देखकर उनका मन खुश होता था, और यह एहसास होता था कि उनके पूरे परिवार ने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो गलत था। फिर एक दिन वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और अब हम दोनों पति पत्नी अपने बेटे के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। बहुत लंबा कठिन समय गुजारने के बाद मेरी ज़िंदगी में अब कुछ सुकून आया था। आर्यन के बाद मुझे दूसरी औलाद नहीं हुई, लेकिन हमारा एक बेटा भी हमारे लिए काफ़ी था। मेरे घर वालों की मदद से मेरे पति की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। मेरे पति हमेशा ही मेरे माता पिता के शुक्रगुजार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे पति का साथ दिया था। अगर मेरा साथ किसी ने नहीं दिया था तो वो मेरे पति थे। उन्हें अपने माता पिता के मरने के बाद इस बात का एहसास हो गया था कि मैं उनके लिए कितनी ठीक हूँ। फिर वक्त इसी तरह से गुजरता गया। हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छे से की। मेरे पति ने अपनी मेहनत के साथ अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। मैं भी अपने बेटे के आगे पीछे घूमती रहती थी। वो दिन ब दिन इतना सुंदर होता जा रहा था कि मैं उसको देख देख कर खुश होती रहती थी, और अपने आप पर गर्व महसूस करती थी कि मैं इतनी सुंदर बेटे की माँ हूँ। मेरा बेटा घरेलू सामान बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। वहाँ पर उसकी सैलरी अच्छी थी। बेटा जवान हुआ तो मेरे पति की उम्र हो गई। वो बीमार रहने लगे थे। बीमार तो मैं भी रहने लगी थी, लेकिन इतनी नहीं जितने मेरे पति हो गए थे। बस मैं सारा दिन उनकी सेवा में लगी रहती थी। हमने अपने बेटे को इस काबिल तो कर दिया था कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था, मगर मैंने अपने बेटे को बिल्कुल अपने पति की तरह बनाया था, जो हमेशा मेरा ही कहना मानता था। मैं अपने बेटे से जैसा कहती वो वैसा ही किया करता था। मैंने उसे अपनी मुट्ठी में करके रखा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए। कुछ समय के बाद मैं अपने बेटे की शादी करने का सोच रही थी, लेकिन अपने पति की बीमारी देखते हुए मैं चाहती थी कि उसकी शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा रहेगा। मेरे पति को भी अपने इकलौते बेटे की शादी देखने का बहुत शौक था। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटे के लिए लड़कियां तलाश करना शुरू करो, इसलिए मैंने कुछ रिश्ता कराने वाली औरतों से बात कर ली थी। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे लड़की भी अच्छी ही चाहिए थी। फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए एक बार मुझे अपने बेटे से भी पूछना था कि उसे तो कोई लड़की पसंद नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसको ऐसा लगे कि उसकी माँ हमेशा हर बात में अपनी ही बात मनवाती है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि उसे कोई लड़की पसंद नहीं होगी। वैसे भी वो उन लड़कों में से नहीं था जो काम से हटकर दूसरी बातों में अपना दिमाग लगाते हैं। उसकी ज़िंदगी का लक्ष्य सिर्फ एक ही था,
अपने माता पिता को एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी देना। मैंने अपने बेटे से जब उसकी मर्जी जाननी चाहिए तो उसने मेरी उम्मीद के मुताबिक यही कहा था कि माँ, जिस लड़की के साथ आप मेरी शादी करवाना चाहती हो, मैं उसके साथ खुशी खुशी शादी कर लूँगा। मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। ऐसा सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी और फिर मैंने अच्छी सीधी सादी और मासूम लड़की तलाश करने में अपनी जी जान लगा दी थी। मैं अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से करवाना चाहती थी जो काम में बहुत परफेक्ट हो और घर में मुंह बंद करके रहती हो, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिल रही थी। मैं जिस लड़की को देखने जाती उसके ऊपर से मुझे चालाकी छलकती हुई दिखाई देती थी, इसीलिए मैं हर लड़की को रिजेक्ट कर दिया करती थी। मेरे पति बार बार मुझसे कहते थे कि तुम्हें अभी तक बेटे के लिए कोई लड़की पसंद क्यों नहीं आती है, तुम इतनी इतनी अच्छी लड़कियों को रिजेक्ट कर देती हो, आखिर तुम क्या चाहती हो। मगर मैं उनको क्या बताती कि मैं कैसी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती थी। फिर मुझे एक दिन एक लड़की अपने बेटे के लिए पसंद आ ही गई, जो बहुत भोली भाली और मासूम सी थी, लेकिन बहुत सुंदर थी। मैंने जब उसके परिवार वालों से उसका रिश्ता मांगा तो उन लोगों ने फौरन ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी और उन लोगों ने शादी भी जल्द से जल्द करने को कहा था। लेकिन इस दौरान मेरे पति की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। मैं चाहती थी कि मेरे पति की तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन वो तो दिन ब दिन बीमार होते जा रहे थे। उनका इलाज अच्छे अस्पताल में चल रहा था। अब वो पूरी तरह से बिस्तर पर लग गए थे। एक तरफ मैं शादी की तैयारियों में जुटी हुई थी तो दूसरी तरफ अपने पति की तबीयत बेहतर करने में लगी हुई थी। मेरे बेटे की शादी में 1 हफ्ता रह गया था। उससे पहले ही मेरे पति की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि हम सब लोग डर गए थे। मेरे पति को बचाने की हर तरह से कोशिश की गई, मगर उनकी तबीयत नहीं संभल सकी और फिर वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दरअसल उनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, जिसके चलते उनकी तबीयत अचानक कभी भी ख़राब हो जाती थी, लेकिन इस बार उनकी तबीयत ख़राब हुई तो ठीक ना हो सकी। मेरे हमसफ़र मुझे छोड़कर जा चुके थे, लेकिन इस हालत में मुझसे मेरे बेटे ने वादा किया था कि वो हमेशा मेरा ख्याल रखेगा और अब मेरे पास भी बेटे के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं था। मैं जो अपने बेटे की शादी होने की खुशियां मना रही थी, अब वो सब मातम में बदल चुकी थी। मेरे बेटे की शादी तभी हुई जिस तारीख में तय हुई थी, मगर उसकी शादी में वो अब मज़ा नहीं रहा था जो होना चाहिए था। मेरे पति अपनी इकलौते बेटे की खुशियां नहीं देख सके थे और अब मैं अपनी बहू को बड़े अरमानों के साथ अपने घर में विदा करके ले आई थी। बेटे की शादी तो खूब धूमधाम से ना हो सकी, मगर मैंने अपने बेटे की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसकी शादी की तैयारियां तो मैं पहले ही कर चुकी थी। सब लोग मेरी बहू को देखकर बहुत तारीफ कर रहे थे कि बहू तो तुम बहुत सुंदर लेकर आई हो। मेरी बहू का नाम मोनिका था और मोनिका के साथ मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर चुका था। मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी अपनी बहू को अपने बेटे पर हावी नहीं होने दूंगी, इसलिए मैंने शुरू से ही उसे अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया था। वो नई नवेली दुल्हन थी तो क्या हुआ, मैंने उसको घर के सारे तौर तरीके और घर के सारे कामकाज अच्छे से समझा दिए थे ताकि वो पूरी गृहस्थी को अपने हाथ में ले ले। कभी कभी मुझे अपने पति की भी याद आया करती थी तो मैं अफसोसमंद हो जाती थी। मेरा बेटा मुझे तसल्ली दिया करता था, कहता था कि माँ आप फिक्र मत करो, मैं आपके साथ हूँ ना। और फिर अब तो हमारे घर में मोनिका भी आ गई है आपका ख्याल रखने के लिए। मैंने यही मौका देखते हुए अपने बेटे को बहू के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और कहा कि बेटा, तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती है। अपनी पत्नी से कहो कि ज्यादा नई नवेली दुल्हन ना बने। हमने भी शादी के नए दिनों से ही घर के कामकाज अच्छी तरह से संभाल लिए थे। मैं तो काफी दिनों से सोच रही हूँ कि बहू से कुछ न कहूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी की याद मुझे बीमार बनाकर सता रही है। तुम तो जानते हो कि जब से तुम्हारे पिताजी इस दुनिया से गए हैं मैं कितना बीमार रहने लगी हूँ। हमेशा मेरी टांगों में दर्द रहता है, मुझसे कोई काम नहीं होता। अब इस घर को संभालना तुम्हारी पत्नी की ही तो जिम्मेदारी है, उसे अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझना चाहिए। मेरी बात सुनकर तो मेरा बेटा शर्मिंदा हो गया था। वो मेरे सामने तो अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन मैं जानती थी कि कमरे में जाने के बाद वो अपनी पत्नी की क्लास लगा देगा। उसके बाद हर दिन से मेरी बहू घर के काम को अच्छी तरह से करती थी और मैं रानी बनकर उस पर हुक्म चलाया करती थी। जिंदगी बड़े सुकून से और अच्छी गुजर रही थी। शादी के 3 महीने बाद ही मेरी बहू को माँ बनने की खुशी मिली, तो प्रेगनेंसी के दिनों में भी मैंने उसे सुकून पर नहीं छोड़ा था
उससे घर का हर काम लिया था। वो बहुत सीधी सादी थी, मुझसे कुछ नहीं कहती थी, बस जैसा मैं कहती चुपचाप वही कर लिया करती थी। मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी, लेकिन मैं अपनी पुरानी जिंदगी की भड़ास अपनी बहू पर निकाल रही थी। मैं जानबूझकर उसके बनाए हुए खाने में कमी निकाल दिया करती थी और बहू को हमेशा किसी न किसी बात पर ताने देती रहती थी। बहू ने कई बार मेरे बेटे से मेरी शिकायत की। जब भी मेरा बेटा मुझसे उसकी शिकायतों में आकर बात करने के लिए आया, मैंने उसको रो रो कर डराना शुरू कर दिया। मेरे आंसू देखने के बाद कभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि मुझे कुछ भी कहने की। उल्टा वो अपनी पत्नी को ही डांट दिया करता था और उससे कहता था कि बर्दाश्त करना सीखो, मेरी माँ दिल की बुरी नहीं है। बहू अपने पति की कही हर बात को खामोशी से बर्दाश्त करती थी। फिर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई अपने पति से मेरी शिकायत करने की। कुछ समय के बाद मेरी बहू ने बेटे को जन्म दिया। अपने पोते को अपनी गोद में लेकर मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने अब अपना सारा प्यार अपने पोते पर लुटाना शुरू कर दिया था, मगर इस दौरान मुझे अपनी बहू से नफरत होने लगी थी, क्योंकि बेटा होने के बाद मेरे बेटे आर्यन का सारा ध्यान और प्यार सिर्फ उसके बच्चे और पत्नी पर था। वो ऐसी कंडीशन में अपनी पत्नी का भी बहुत ख्याल रख रहा था। अब मुझे अपनी बहू बहुत बुरी लग रही थी। मैंने आर्यन के घर से जाते ही बहू के साथ बुरा व्यवहार रखना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि चलो उठो, अब बहुत कर लिया आराम। तुम दुनिया की इकलौती ऐसी औरत नहीं हो जिसने ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिया है। ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिनका ऑपरेशन होता है, मगर वो सारा दिन आराम नहीं करती। उठो और घर के काम देखो। मेरी बहू की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी कि माँ जी, मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मुझसे तो ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा, मैं घर के काम कैसे करूँ। मैंने उसके बच्चे को गोद में लिया और कहा कि तुम्हारे बेटे का ध्यान भी मैं रख रही हूँ, तो क्या तुमसे घर का कोई काम भी नहीं हो रहा। बहू खामोश हो गई और वो हिम्मत करके उठी। उसने धीरे धीरे शाम तक सारे काम खत्म कर लिए थे। जैसे ही आर्यन के आने का समय हुआ, मैंने बहू को उसके बच्चे के साथ कमरे में भेज दिया और खुद हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी हो गई, ताकि बेटे को लगे कि सुबह से मैं ही सारे काम कर रही हूँ। इसी तरह कई दिन गुजर गए। मेरा पोता 1 साल का हो गया था। मेरी बहू अभी भी मुझसे दबकर रहती थी और बेटा हमेशा मेरी जी हुजूरी करता था। मेरी बहू को दोबारा से माँ बनने की खबर मिली और इस बार उसने बेटी को जन्म दिया। मेरे पोता पोती से मैं बहुत प्यार करती थी, इसलिए ज़्यादातर वो मुझसे ही लगते थे, अपनी माँ के पास कम ही जाते थे। बहू को वैसे भी घर के कामों से कहाँ इतनी फुर्सत होती थी जो वो अपने बच्चों का ख्याल रख सके। इस पर भी मेरी बहू और बेटे में झगड़ा होता था। मेरा बेटा बहू को डांटता था, तुम आखिर करती क्या हो सारा दिन घर में? मैं माँ को ही सारे काम करते हुए देखता हूँ, बच्चे भी सारा दिन माँ के पास ही होते हैं। इस पर बहू रोने के अलावा कुछ नहीं कहती थी और मुझे ये सब देखकर बड़ी खुशी मिलती थी कि मेरा बेटा अभी तक मेरी ही तरफदारी करता है। वक्त इसी तरह से गुजरता गया और मेरे पोता पोती देखते ही देखते काफ़ी बड़े हो गए और अभी तक बहू का वही हाल था। एक दिन मेरे बेटे के साथ एक बड़ा ही भयानक हादसा हो गया। मेरा बेटा हर दिन अपनी फैक्ट्री के कपड़े पहनकर फैक्ट्री जाया करता था। उस दिन भी वो फैक्ट्री जाने के लिए अपनी बाइक पर घर से निकल गया था, लेकिन वहाँ से घर लौटते समय उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से आर्यन की मौत हो गई। जब आर्यन की मौत की खबर हमें मिली तो हम सब लोग शॉक्ड रह गए थे। फिर एम्बुलेंस के जरिए मेरे बेटे की लाश को घर लाया गया, जिसे देखकर हम सब की चीखें निकल गई थी। अपने बेटे की लाश अपनी आंखों के सामने देखकर मैं बहुत रोई थी। इतना तो मैं अपने पति की मौत पर भी नहीं रोई थी जितना अपने बेटे के लिए रो रही थी। सारी जिंदगी मेरे बेटे ने कभी मुझसे ना तो बदतमीजी से बात की थी और ना ही कभी ऊंची आवाज में बात की थी। एक मेरे पति थे जिन्होंने कई बार मेरा दिल दुखाया था, लेकिन एक मेरा बेटा ही था जिसने कभी मुझे नाराज नहीं किया था। मुझे मेरा बेटा जान से भी ज्यादा प्यारा था, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था। मगर मुझसे ज्यादा बुरा हाल तो मेरी बहू का था। वो रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। आखिरकार मेरा बेटा उसका सुहाग था और आज मेरी बहू विधवा हो चुकी थी। मैं तो काफ़ी उम्र में आकर विधवा हुई थी, इसलिए मैं उसकी तकलीफ को अच्छी तरह से जान सकती थी, लेकिन उसका दुख ज़्यादा बड़ा था। उसके बच्चे अभी छोटे छोटे थे। ऐसे में मेरी बहू बेचारी कैसे खुद को संभालेगी? मुझे उस पर तरस आ रहा था। मेरे बेटे के अंतिम संस्कार के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। इस घर में जो हमेशा बच्चे चहल पहल करते रहते थे, अब बच्चे भी पूरी तरह से खामोश हो गए थे। मेरा पोता 14 साल का था और पोती की उम्र 12.5 साल थी। दोनों ही बच्चे अपने पिता को बहुत याद किया करते थे
और बहू तो ऐसी हो गई थी जैसे जिंदा लाश हो। मुझे अपनी बहू पर रहम आया तो मैं उसके पास चली गई और मैंने उसको तसल्ली दी और कहा कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब कहाँ कुछ ठीक हो सकता है। मरने वाला इंसान कभी लौट कर वापस नहीं आता, लेकिन वक्त के साथ साथ अपने आप को संभालना पड़ता है। जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं उनके बिना जीना पड़ता है। वक्त के साथ साथ हम सब लोगों को आर्यन के बिना रहना आ गया था, लेकिन उसके जाने के बाद हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। अब हमारे घर में उसके अलावा कोई दूसरा मर्द नहीं था। मेरे बेटे का बेटा अंशुमन था जो अभी कमाने लायक नहीं था और मेरी उम्र हो चुकी थी। मैं इस उम्र में कहाँ अब कोई काम करती थी। बहू ही तो सब कुछ देखती थी, उसने ही इस घर को अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता था। जितने पैसे घर में मौजूद थे वो सारे पैसे भी दिन गुजरने के साथ साथ ख़त्म हो चुके थे। इधर दोनों बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे थे क्योंकि उनके स्कूल की फीस चढ़ गई थी और अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैंने आवाज़ लगाई कि मोनिका मुझे खाने को कुछ दे दो। तभी बहू बाहर आई और कहने लगी कि माँ जी किचन में राशन की कोई भी चीज़ नहीं है। आज मैं क्या बनाऊँ? आज तो घर में कुछ भी खाने का नहीं है। यहाँ तक कि मैंने बच्चों को भी कुछ नहीं खिलाया। अब मैं गहरी सोच में पड़ गई थी कि मैं क्या करूँ। बहू कांपते हुए मेरे पास आई और कहने लगी कि माँ जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? तो उसने अपनी नज़रें झुकाकर कहा कि घर के हालात देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए। मैंने फ़ौरन ही बहू की तरफ नज़र उठाकर देखा। मैंने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। मैं तुम्हें नौकरी करने नहीं दूंगी। लोग क्या कहेंगे कि आर्यन की पत्नी उसके मरने के बाद नौकरी करती है। मोनिका कहने लगी तो फिर मैं अपने बच्चों को भी भूखा नहीं देख सकती। और आप भी तो बीमार रहती हो, आपको भी दवाई की ज़रूरत है। आपके जोड़ों में दर्द होता है, किसी दिन ज़्यादा दर्द हो गया तो आपको दवाई नहीं मिल पाएगी। माँ जी मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे नौकरी करने दीजिए ना। अगर मैंने नौकरी नहीं की तो हमारा घर कैसे चलेगा। जब से आर्यन इस दुनिया से गए हैं एक एक दिन हमारे लिए जीना मुश्किल हो गया और अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हम इतनी लंबी ज़िंदगी को उनके बिना कैसे गुजारेंगे। बहू बात तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद मैंने उसे नौकरी करने की परमिशन दे दी थी। मैंने कहा लेकिन तुम कौन सी नौकरी करोगी, मतलब क्या काम करना चाहती हो तुम? तो उसने कहा कि माँ जी आपको लगता है कि मैं घर संभाल सकती हूँ, मगर मैं एक पढ़ी लिखी गृहिणी हूँ जो घर संभालने के साथ साथ बाहर के भी कामकाज कर सकती हूँ। मेरी बहू ने एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की नौकरी करनी शुरू कर दी थी। एक हफ्ते नौकरी पर जाने के बाद उसे एडवांस सैलरी मिल गई थी क्योंकि वहाँ वो बहुत लगन के साथ नौकरी कर रही थी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको हर महीने की सैलरी मिलने लगी तो घर का खर्चा कुछ मेंटेन हो गया था। बहू घर का सारा काम सुबह सवेरे उठकर कर लिया करती थी, यहाँ तक कि मेरे लिए चाय भी बनाकर रख जाती थी। उसके बाद वो स्कूल चली जाती थी और दोपहर को आने के बाद शाम का खाना बनाया करती थी। लेकिन मैं एक बात नोटिस कर रही थी कि जिस दिन से बहू ने स्कूल में नौकरी करना शुरू किया था वो बड़ी बदली बदली सी लगने लगी थी। पहले वो कभी कभी सूट पहन लिया करती थी, मगर अब तो सूट पहनती ही नहीं थी, ज़्यादातर साड़ी ही पहनती थी और साड़ी का पल्लू हमेशा अपने सर पर रखे रहती थी। उसके सर से बिल्कुल भी पल्लू नहीं हटता था। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए। एक दिन मेरी पोती ने मुझे बताया कि दादी माँ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने उसकी बात बड़ी गौर से सुनी। हाँ बेटा बताओ, क्या बताना चाहती हो? तो उसने कहा कि दादी मैं एक रात में पानी पीने के लिए उठी तो जग में पानी नहीं था, इसलिए मैं बाहर से पानी पीने के लिए चली गई। लेकिन मम्मी के कमरे से मुझे खटर पटर की आवाज़ आ रही थी। ये बात तो 2-3 रात पहले की है, लेकिन कल रात मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे घर के दरवाजे पर कोई था। पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मुझे रात को बहुत डर लगने लगा है। ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई आता है या फिर हमारे घर से कोई जाता है। मैंने अपनी पोती आराध्या की बात पर ध्यान दिया और कहा क्या तुम सच कह रही हो? आराध्या कहने लगी कि जी दादी माँ मैं सच कह रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप सारी रात जागकर देख लेना, क्योंकि ऐसा मैं कई रातों से नोटिस कर रही हूँ। आराध्या की बात मुझे कुछ अजीब लगी थी। हम इस घर में नए रहने वाले तो नहीं थे, कई सालों से रहते आ रहे थे और इतने सालों में तो मैंने अपने घर में कभी दिन में या रात में भी कुछ अजीब नहीं देखा या महसूस किया था। उसी रात मैंने जागकर गुजारी और देखना चाहा कि आखिर हमारे घर में ऐसा भी क्या हो रहा है जो मेरी पोती को महसूस होता है।
मैं काफ़ी देर तक जागती रही, लेकिन ऐसा कुछ अजीब सा मुझे महसूस नहीं हुआ। कोई आता जाता मुझे नहीं लगा, मगर एक बात थी, वो ये कि मोनिका के कमरे में सच में खटर पटर की आवाज़ आ रही थी, जैसे वो धीरे से अपनी अलमारी खोल रही हो या फिर कमरे के अंदर चल फिर रही हो। क्योंकि रात में ज़्यादा शांति होने की वजह से धीमी सी आवाज़ भी साफ सुनाई देती है, और फिर सर्दियों की रातें तो वैसे भी बड़ी शांति वाली होती हैं। मेरे पोता पोती ज़्यादातर मेरे पास ही सोते थे, और जब से आर्यन की मौत हुई थी तभी से बच्चे मेरे पास ही सोया करते थे। इसलिए मोनिका अब अपने कमरे में अकेली ही होती थी। लेकिन अब वो रात के समय ऐसा क्या कर रही थी जो उसके कमरे से धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थी। अगले दिन मैंने देखा कि मेरी बहू बहुत ज़्यादा थकी हुई है। दिन का समय था। जब मैं नहाने के लिए अपने कमरे के अटैच बाथरूम में गई तो मैंने देखा कि हमारे बाथरूम का गीज़र ख़राब हो चुका था, और सर्दियों में हमेशा मैं गर्म पानी से नहाया करती थी। मैंने बहू को इस बारे में नहीं बताया और खामोशी से उसके बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। लेकिन जैसे ही मैं उसके बाथरूम में घुसी तो मुझे बाथरूम में एक ऐसी चीज़ दिखाई दी जिसे देखकर मैं चौंक गई थी। वो थी एक छोटी सी मूंछ जो नकली थी, जिसे लोग एक्टिंग वगैरह करने में लगाया करते हैं। ये नकली मूंछ थी, मगर ये मूंछ मेरी बहू के बाथरूम में क्या कर रही थी। मैं नहाकर जब बाहर निकली तो अपनी बहू से उस मूंछ के बारे में पूछा। मेरी बहू तो घबरा गई और कहने लगी कि माँ जी, कौन सी मूंछ। मैंने उसे वो मूंछ दिखाई और कहा कि ये बाथरूम में रखी हुई थी। ये किसकी मूंछ है और कौन लगाता है इसे। तो बहू उसे देखकर मुस्कुराने की एक्टिंग करने लगी। कहने लगी, ओ अच्छा, ये मूंछ, ये तो हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ था, उसमें एक बच्चा लगाकर आया था। ये मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैं इसे घर लेकर आ गई। मैंने सोचा कि मैं इसे लगाकर अपने बच्चों को दिखाऊंगी तो बच्चे हंस पड़ेंगे। मैंने कहा, बहू, मगर तुमने इसे बाथरूम में क्यों रखा हुआ था। उसने मेरे हाथ से उसे ले लिया और कहने लगी कि कल मैं इसे उसी बच्चे को वापस कर दूंगी। मुझे तो मोनिका की कुछ हरकतें ठीक नहीं लग रही थी। अब हमारे घर में बहू के नौकरी करने से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, और मेरी जिंदगी भी बड़े आराम और सुकून से गुजर रही थी, क्योंकि अब मोनिका घर और बाहर दोनों तरफ की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा रही थी। बच्चे अभी भी सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे ही करते थे। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक मुझे आहट हुई जैसे हमारे घर के दरवाजे पर कोई है। मैं फौरन ही अपने कमरे से निकली और घर के दरवाजे तक पहुंची तो वहां पर कोई भी नहीं था। ये बड़ी अजीब सी बात थी। आखिर ये हमारे घर में क्या हो रहा था। अगले दिन मुझे मेरे पोते ने भी बताया कि कभी कभी उसने भी रात के समय घर में हलचल होती हुई महसूस की है। अब तो मैं सावधान हो गई थी और मुझे भी किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा था। इधर मेरी बहू थी जो हमेशा मुझे थकी थकी महसूस होती थी। सबसे ज़्यादा थकी हुई वो मुझे सुबह को लगती थी। मुझे तो कभी उस पर रहम नहीं आया था और हमेशा मैंने उसे नौकरानी की ही तरह ट्रीट किया था। अब मैं रात के समय हमेशा सावधान रहती थी और मेरी नज़र घर के दरवाजे पर ही टिकी होती थी, क्योंकि मुझे ज़्यादातर आहट बहू के कमरे से और अपने घर के दरवाजे से ही आती थी। एक रात मैंने देखा कि मुझे धीमी धीमी आवाज़ आ रही है, जैसे बहू अपने कमरे में चल रही है। मैं जैसे ही बहू के कमरे की तरफ जाने लगी तो मैंने रात के अंधेरे में देखा कि उसके कमरे से कोई मर्द बाहर निकला है, जिसने मर्द जैसे कपड़े पहने हुए थे। लेकिन अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई। वो तो हमारे घर के दरवाजे से बाहर निकल गया था। मैं धीरे धीरे चलती हुई दरवाजे तक पहुंची, मगर इतनी देर में वो हमारे घर से निकल चुका था। ये सब देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि मैं तो अपने बेटे के लिए इतनी सीधी सादी बहू लेकर आई थी। इसका मतलब ये है कि मेरे बेटे के मरने के बाद बहू को मज़े आ रहे हैं। वो दूसरे लोगों को रात को मिलने बुलाती है, तभी तो बच्चों को और मुझे इतने समय से घर में आहट होती हुई क्यों महसूस होती है। मुझे अब अपनी बहू को रंगे हाथों पकड़ना था। मैंने दिन निकलते ही सबसे पहले इस बारे में बच्चों को बताया था। बच्चे तो पहले ही अपनी माँ को ज़्यादा मुंह नहीं लगाते थे, क्योंकि उन्होंने भी अपने पिता से अपनी माँ को डांट खाते हुए देखा था। इसलिए उनको यही लगता था कि उनका पिता उनको सही बात पर डांट रहा है, और मैं भी हमेशा बच्चों से उनकी माँ की बुराई करती रहती थी, ताकि बच्चों के दिल में भी हमेशा मेरे लिए मोहब्बत बरकरार रहे। वो मेरी मोहब्बत अपनी माँ को न दें। अब मुझे समझ आ गया था कि बहू रात को इस मर्द को अपने कमरे में मिलने के लिए बुलाती है, और इस मर्द की हिम्मत तो देखो, ये घर के दरवाजे से अंदर आता है। मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। अगली रात मैं फिर से जागती रही तो मैंने फिर से उसी मर्द को अपनी बहू के कमरे से निकलते हुए देखा। आज तो मैंने उसे साफ साफ देख लिया था और मेरा शक भी दूर हो गया था।
मैंने बच्चों को सुबह होते ही जब इस बारे में बताया तो बच्चों ने अपनी माँ से नफरत करने में बढ़ोतरी पैदा कर ली और वो ज़्यादातर मेरे पास ही रहने लगे थे। बहू बच्चों के करीब जाती तो बच्चे उससे कोई बात ना करते थे, बल्कि उसे देखकर मुंह फेर लिया करते थे। हर रात मैं कुछ ऐसा ही देख रही थी, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा करना था कि बहू की सारी सच्चाई खुलकर मेरे सामने आ जाए। सबसे पहले मुझे इस इंसान को पकड़ना था। ये कौन था? हमारे मोहल्ले का था या फिर मेरी बहू का कोई जानने वाला था? मैंने इसे पकड़ने का फैसला किया। एक रात जैसे ही मैंने बहू के कमरे में उस लड़के को निकलते हुए देखा तो मैं उसको पकड़ने के लिए उस पर लपकी। मैंने अपने इस प्लान में बच्चों को भी शामिल कर लिया था। बच्चों ने फौरन ही घर की सारी लाइट ऑन कर दी। उस लड़के ने बिल्कुल ऐसे कपड़े पहने हुए थे जैसे कपड़े मेरा बेटा पहनकर फैक्ट्री जाया करता था। उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और मुझे ज़मीन पर धक्का देकर खुद घर से भाग गया। मैं ज़मीन पर गिरकर कुछ न कर सकी थी। बच्चे भी उसे पकड़ते रह गए थे, मगर वो हाथ नहीं आया। और उसी समय मैंने और बच्चों ने बहू के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया, मगर दरवाज़ा तो बाहर से बंद था। जैसे ही हमने दरवाज़ा खोल कर देखा तो वहाँ मोनिका मौजूद ही नहीं थी। इतनी रात के समय मोनिका कहाँ गई थी? ये सब देखकर तो मेरा खून खौल उठा और मैंने सोच लिया था कि अब बहू की खैर नहीं है। बच्चे भी कहने लगे कि दादी, आज मम्मी को मत छोड़ना। आखिर वो इतनी रात को घर से कहाँ चली गई और ये घर में दाखिल होने वाला लड़का आखिर कौन है? आज उनसे सारे सवालों का जवाब लेना। रात से दिन निकल आया था, मगर बहू घर वापस ही नहीं आई थी। मेरे दिल में कुछ बुरे ख्याल भी आ रहे थे कि जो लड़का यहाँ आया था कहीं उसी ने तो बहू को किडनैप नहीं कर लिया। लेकिन मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। सुबह का समय हुआ तो बहू घर वापस आ गई थी। मैं और बच्चे गुस्से से उसे घूर कर देख रहे थे। मैंने कहा, तुम सारी रात कहाँ थी और तुम अब कहाँ से आ रही हो? बहू बुरी तरह से कांप रही थी और बात को घुमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक मेरी नज़र मेरी बहू की कलाई पर गई। मैंने उसकी कलाई पकड़ी। इससे पहले वो मुझे कोई जवाब देती, मैंने उससे एक और सवाल कर लिया। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ पर ये निशान कहाँ से आया? मैंने बहू के चेहरे की तरफ देखा जो साफ साफ कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने फौरन ही उसके सर से दुपट्टा हटाया। उसके सर से पल्लू हटाते ही हम तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी मैं देख रही हूँ वो सब कुछ सच है। मैंने चिल्लाकर कहा कि ये सब कुछ क्या है? आखिर तुम क्या करती फिर रही हो? मुझे सब सच बताओ। बहू बुरी तरह से घबरा गई थी। वो मेरे पैरों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि माँ जी, आप गुस्सा मत करो, मैं आपको अभी सच सच बताती हूँ। मेरी नज़र जब अपनी बहू की कलाई पर गई तो मुझे याद आया कि रात जो लड़का घर में आया था और जिसको मैंने दबोच लिया था, उसकी कलाइयों को मैंने इतनी बुरी तरह से दबोच लिया था कि मेरे नाखूनों के निशान अच्छी तरह से उसकी कलाई में गड़कर रह गए थे इसलिए वो बुरी तरह से घबरा गया था और भागने की कोशिश कर रहा था। सुबह जब मेरी बहू घर के अंदर आई तो उसकी कलाइयाँ भी कुछ इसी तरह से जख्मी थी जैसे किसी ने उसकी कलाई में नाखून गाड़ दिए हों। और जब मैंने उसके सर से पल्लू हटाया, जिस पर मुझे हमेशा से शक रहता था कि वो सर पर पल्लू क्यों रखे रहती है, कभी उसे उतारती क्यों नहीं है, तो उसके बाल बहुत छोटे छोटे थे और बॉय कट टाइप के थे, जैसे लड़के करवा लेते हैं। बहू रोते हुए कहने लगी कि माँ जी, घर के हालात आर्यन के जाने के बाद बहुत ख़राब हो गए थे। आपने मुझे बड़ी मुश्किल से स्कूल में टीचिंग करने की परमिशन दी थी, लेकिन स्कूल में टीचिंग करने से मुझे मामूली से पैसे मिल रहे थे। मेरे पति फैक्ट्री में काम किया करते थे जहाँ पर वो काफ़ी सारे पैसे कमाया करते थे, लेकिन वो मर गए तो मैंने सोचा कि वहाँ उनकी जगह भी तो फैक्ट्री में किसी कर्मी की ज़रूरत होगी, तो क्या मैं उनकी जगह काम नहीं कर सकती? हमारे समाज में औरतों को मर्दों से कम समझा जाता है, लेकिन औरत किसी मर्द से कम नहीं होती। वो औरत बनकर भी अपने हिस्से का काम कर सकती है और मर्द बनकर भी मर्द के हिस्से का काम कर सकती है। घर का सारा खर्च आर्यन के मरने के बाद जब मेरे हाथ में आ गया था, मैं पैसे कमा रही थी, लेकिन खर्च इतने ज़्यादा थे कि पूरे महीने की सैलरी एक ही बार में ख़त्म हो जाती थी और बाकी के दिनों के लिए कुछ नहीं बचता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने पति की जगह फैक्ट्री में काम करूंगी। मैं वहाँ लड़का बनकर गई तो वहाँ मुझे नौकरी मिल गई और मैं उतने ही पैसे कमाने लगी जितने मेरे पति कमाया करते थे। अब मेरे पास बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसे बच रहे थे और बाकी के कामों के लिए भी। दिन में मुझे घर के भी काम करने होते हैं, स्कूल भी जाना होता है और आप मुझे कभी भी फैक्ट्री में नौकरी करने की परमिशन नहीं देती
और उस फैक्ट्री में सारे ही मर्द काम करते हैं, इसलिए मैं वहाँ जाकर रात को सब लोगों के सो जाने के बाद नाइट ड्यूटी करती हूँ। मैं यहाँ से तैयार होकर आर्यन के कपड़े पहनकर खामोशी से घर से निकल जाती थी और फिर उसके बाद घर के अंदर दिन निकलने से पहले पहले वापस आ जाती थी। लेकिन आज आपने मुझे देख लिया। आपने ही नहीं बल्कि एक बार फैक्ट्री में भी मुझे एक लड़के ने देख लिया था और वहाँ सारे लोगों को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया था। वहाँ के मालिक मुझे नौकरी से निकालना चाहते थे, मगर फिर जब मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई और बताया कि मैं उनकी ही फैक्ट्री में काम करने वाले आर्यन मल्होत्रा की पत्नी हूँ, तो उन्होंने मुझे वहाँ नौकरी करने की अनुमति दे दी और वहाँ पर मौजूद लोगों से कहा कि ये लड़की यहाँ पर लड़कों के ही गेटअप में आएगी और इसे कोई परेशान नहीं करेगा। ये जो काम कर रही है इसे खामोशी से करने दिया जाए। बहू फूट फूट कर मुझे अपनी कहानी सुना रही थी। आराध्या और अंशुमन भी खामोशी से उसकी बातें सुन रहे थे। मैंने देखा था कि आज बच्चों की आंखों में मेरे साथ साथ आंसू थे, क्योंकि अपनी जिस बहू को मैं हमेशा बुरा समझती आई थी उसने मेरे और मेरे परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया था। मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हुई थी, जिसने अपनी हीरे जैसी बहू को हमेशा परेशान किया था। मेरे दिल में हमेशा यही रहता था कि अगर मेरे ससुराल वालों ने मुझे परेशान किया है तो मैं भी अपनी बहू को परेशान करूंगी। लेकिन जैसा साहस मेरी बहू ने दिखाया, ऐसा साहस तो मैंने कभी नहीं दिखाया था। मैंने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि जो तकलीफ मैंने बर्दाश्त की है वो कभी मैं अपनी बहू को नहीं दूंगी। मेरी बहू ने घर और घर की जिम्मेदारियों को इतनी अच्छी तरह से संभाला था कि मुझे खबर भी नहीं होने दी थी। ये बात सच है कि औरत सब कुछ कर सकती है, लेकिन वो औरत सब कुछ कर सकती है जो सब कुछ करने की हिम्मत रखती है। मेरी बहू बहुत हिम्मत वाली है। मैंने अपनी बहू से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि बहू, तुमने मेरे लिए, मेरे घर के लिए ये सब कुछ किया। मैं बहुत खुश हूँ, मगर मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे से दूर रखा, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चों से भी तुम्हें दूर रखा, लेकिन ये नहीं समझा कि धीरे धीरे ऊपर वाला मुझे भी मेरे अपनों से दूर कर रहा है। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, मेरा जवान बेटा मुझे छोड़कर चला गया। शायद ये मेरे किए की सज़ा थी, लेकिन मैंने उसको नहीं समझा। लेकिन आज तुम्हारे मुँह से जो कहानी मैंने सुनी है उसे सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैं फूट फूट कर रो रही थी। बच्चे भी मेरे पास आ गए थे और अपनी माँ से माफ़ी मांग रहे थे। मेरी बहू दिल की इतनी अच्छी थी कि उसने फ़ौरन ही हम दोनों को माफ़ कर दिया। मैंने उसे इजाज़त दे दी कि वो अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहती है वो कर सकती है। मैंने तो ये भी नहीं सोचा कि मेरी बहू अभी जवान है, उसके बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं चाहती तो उसके बच्चों की परवरिश कर सकती थी और मोनिका भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करके कर सकती थी, मगर उसने ऐसा मेरे लिए और अपने बच्चों के लिए नहीं किया। मेरी बहू काफ़ी दिनों तक अपने पति के कपड़े पहनकर उसकी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाने लगी थी। वहाँ पर घरेलू सामान बनाया जाता था, जहाँ काम करते करते उसे हर चीज़ की नॉलेज हो गई थी और फैक्ट्री का मालिक भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। कुछ समय गुजरने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब मेरी बहू की फैक्ट्री का मालिक हमारे घर आया, जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी। उसने मेरी बहू को प्रपोज़ किया और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे एक बहुत साहसी लड़की लगी हो, जो अपने परिवार के लिए एक आदमी और औरत दोनों बनकर उनका ख्याल रखती है। मैंने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की क्योंकि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बीच दबकर रह गया। अपने सारे छोटे भाई बहन की शादी करवा दी, लेकिन उनकी खातिर कभी अपनी शादी नहीं की। मगर तुम्हें देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी एक जैसी है, तो क्या हम दोनों एक नहीं हो सकते? बहू ने जब उसकी पूरी बात सुनी तो वो मुझसे डरने लगी थी। उसे लगा कि कहीं मैं उस पर उसके मालिक की बातें सुनकर किसी तरह का कोई गलत आरोप न लगा दूं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने और बहू के बच्चों ने उसे पूरी परमिशन दे दी कि तुम चाहो तो इस आदमी के साथ शादी कर सकती हो। वो आदमी बहुत अमीर था। उसने कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल भी बहुत अच्छे से करूँगा और तुम्हें भी बहुत खुश रखूँगा, फिर तुम्हें कहीं नौकरी करनी नहीं पड़ेगी। मैंने और बच्चों ने बहू को बहुत समझाया था, मगर बहू उस इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन मेरे बहुत समझाने पर बहू मान गई थी और फिर इस तरह मोनिका की शादी उसके मालिक के साथ हो गई। वो आदमी हमें भी अपने साथ अपने घर ले आया। उसने मेरा और मोनिका का और बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मैं खुश हूँ कि मुझे एक ऐसी बहू मिली जिसने मेरा बेटी बनकर ख्याल रखा। हम हमेशा बहुओं को बहू की तरह ही ट्रीट करते हैं।
कभी बहू को बेटी बनाकर देखिए और इसी तरह से उसकी तकलीफ को समझिए, तब आपको पता चलेगा कि वो भी हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम डॉली है। आज मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर शायद आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएं। मैं 18 साल की थी जब मेरे माता पिता को मेरी शादी की फिक्र हो गई थी, जबकि अभी तक मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। अभी तो मैं सिर्फ हाई स्कूल ही कर रही थी। मैं गाजियाबाद में रहती थी। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था क्योंकि मेरी माँ की शादी गाँव में हुई थी। मेरे माता पिता के रिश्तेदार वहीं पर रहते थे। काफ़ी सालों पहले ही मेरे पिता अपना गांव छोड़कर गाजियाबाद आ गए थे क्योंकि मेरी माँ को गांव में रहने की आदत नहीं थी। मेरी माँ का मायका दिल्ली के आसपास का ही था और उनकी शादी गांव में हो गई थी, इसलिए मेरी माँ का दिल गांव में नहीं लगता था। मेरे पैदा होते ही उन्होंने गांव छोड़ दिया था। मेरे पिता गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे। पिताजी की कमाई से बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं आते थे, लेकिन जितने भी आते थे हमारा घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी तो मेरी माँ पिताजी से रोज़ कहती कि तुम्हारी फैक्ट्री वाली नौकरी की कमाई से अब घर नहीं चलता, तुम कोई और काम देख लो। तो उस पर मेरे पिताजी कहते कि अब इसके अलावा मुझसे इस उम्र में कुछ नहीं होता। तब जवानी थी और शरीर में जान थी। तब तुम्हारे कहने पर गांव की ज़मीन बेचकर मैं गाजियाबाद आकर रहने लगा था। अब गांव भी नहीं जा सकता, वहां पर क्या काम करूंगा। इसी बात को लेकर इन दोनों में हर रोज़ लड़ाई झगड़ा होता रहता था। माँ और पिताजी को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर मेरा दिल पढ़ाई से भी हटता जा रहा था। पिताजी के अलावा घर में कोई और कमाने वाला नहीं था। मेरे पिता बेचारे अकेले ही इतनी मेहनत किया करते थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने पिता की मदद कर सकूं, लेकिन जब भी मैं कोई काम करने का कहती, माँ मुझे साफ इनकार कर देती कि बस अब मुझे तुम्हारी शादी करनी है। मुझे अपने पिता की बूढ़ी हड्डियों पर बहुत तरस आता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने पिता की मदद कर सकूं, लेकिन माँ के आगे हमेशा ही मैं मजबूर हो जाती थी। हमारे गाँव में शादी थी और हमें वहाँ से इन्विटेशन आया था। हमारे जितने भी रिश्तेदार थे सारे गांव में ही मौजूद थे। शादी मेरे बुआ के बेटे की थी, इसलिए वहां पर जाना भी ज़रूरी था। हम लोगों ने शादी में जाने की तैयारियां शुरू कर दी थीं। हमने अपनी पैकिंग भी कर ली थी। माँ पिताजी से कहने लगी कि इस बार गांव चलकर हमें अपनी बेटी डोली का रिश्ता भी तय कर देना है। वहां पर जाकर तुम्हें हमारी बेटी के रिश्ते की बात चलानी है। वहां जाकर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो बात पक्की कर देना। मुझे अपनी माँ की ये बात सुनकर बहुत हैरत हो रही थी। वो खुद तो सारी जिंदगी काम छोड़कर शहर में आकर रह रही थी और मेरे लिए वो गांव में रिश्ता ढूंढने जा रही थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं पढ़ना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने पिता की परेशानियों को ख़त्म कर सकूं और कुछ बनकर हमारी जिंदगियों को आसान बना सकूं। मेरे पिता भी इस बात के लिए राज़ी हो गए थे। मैं शर्म की वजह से पिताजी के सामने तो कुछ नहीं बोल पाई थी, लेकिन पिताजी के जाते ही मैंने माँ को साफ साफ कह दिया कि मैं मर जाऊंगी लेकिन गांव में शादी नहीं करूंगी और तुम गांव में जाकर मेरे रिश्ते की बिल्कुल भी कोई बात मत करना। ऐसा न हो कि बाद में आपको बेइज्जती का सामना करना पड़े। मैं यहाँ शहर में रहकर पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती हूँ और अपने पिता का सहारा बनना चाहती हूँ। मुझे अभी शादी की कोई जल्दी नहीं थी। 2 दिन बाद जब हम गाँव चले गए तो वहाँ जाने के बाद जब शादी निपट गई तो मेरे पिताजी ने अपने पड़ोस में रहने वाले मेरे पिताजी के दोस्त के बेटे के साथ ही मेरा रिश्ता तय कर दिया और वहाँ सब लोगों को ये खबर दे दी कि उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया है। मैंने लड़के को देखा तक नहीं था। शादी वाले घर में मौजूद औरतें बार बार मुझे देख रही थीं। ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था और बहुत बुरा भी लग रहा था। फिर एक औरत कहने लगी कि ये मनीष की होने वाली पत्नी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अकेले में अपनी माँ से बात की तो उन्होंने भी कहा कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है, अब ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी माँ की बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और मैं कमरे में जाकर खूब रोई थी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन मेरे माता पिता तो ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाना चाह रहे थे।
किसी ने मेरी एक न सुनी। गांव में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। मैं जितने भी दिन यहाँ पर रही उदास ही रही थी। अपने पिता के सामने बोलने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना पड़ा था। लेकिन वो लड़का कौन है, कैसा है, ये मेरा जानना इतना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी ये शादी करवा रहे थे। मेरी बुआ के बेटे की शादी ख़त्म हो गई तो हम लोग वापस अपने घर आ गए थे। यहाँ पर हर रोज़ मेरी माँ पिताजी से मेरी शादी के इंतज़ाम के बारे में कहती रहती थी। ये बातें सुनकर मेरे पिता परेशान हो जाते थे और उनके चेहरे पर परेशानी भरे एक्सप्रेशन देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मेरे पिता गरीब थे और मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते थे, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उन दोनों को मेरी शादी की इतनी जल्दी आ रही थी। मेरे पिता की कमाई से कुछ भी नहीं जुड़ पा रहा था, तो इसीलिए वो दिन ब दिन और ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। एक दिन मेरे पिता ने माँ को बताया कि उनके कुछ दोस्त विदेश पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं, क्यों ना मैं भी उनके साथ विदेश चला जाऊं और वहां जाकर मैं तुम लोगों को पैसे भेजता रहूंगा। तुम मेरी बेटी का दहेज जोड़ लेना। मैंने जब पिताजी की ये बात सुनी तो मैंने फौरन ही उनको विदेश जाने के लिए मना कर दिया कि पिताजी को इस उम्र में किसी की भी खातिर बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो ऐसे ही करें। अगर दहेज लेकर शादी करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के घर में ही ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना शादी करके। ये सुनकर माँ को गुस्सा आ गया और वो मुझसे कहने लगी कि तू कौन होती है बड़ों के बीच में बोलने वाली। पिताजी ने माँ को चुप कराया और मेरे करीब आकर मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे समझाने लगे कि बेटी की शादी करना तो हर माता पिता का फर्ज होता है, इसलिए माता पिता अपनी बेटी को ज़रूरत का सामान दहेज के रूप में देते हैं। तुम डरो मत और मेरी फिक्र मत करो, मैं 1-2 साल में वापस आ जाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे चुप होने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन मेरी माँ को पिताजी के विदेश जाने की बहुत खुशी थी, क्योंकि पिताजी वहाँ से बहुत सारे पैसे भेजने वाले थे। कुछ दिनों बाद ही पिताजी के विदेश जाने की तैयारी पूरी हो गई थी। गांव से भी कुछ लोग आए थे जो पिताजी के साथ विदेश जा रहे थे। सब लोग मिलकर विदेश के लिए रवाना हो गए थे। पिताजी को इतने सालों के लिए जाता हुआ देखकर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं अपने पिता से बहुत प्यार किया करती थी। कहते हैं ना कि बेटियां तो पिता की लाडली होती हैं, कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी था। मैं अपने पिता की लाडली थी और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपने पिता से करती थी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन माँ को तो बस जल्दी थी कि पिताजी को हम किसी तरह से भी परेशान न करें, ताकि वो बेफिक्र होकर यहाँ से जाएं और उनके जाते ही हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएं। आखिरकार मेरी माँ की तमन्ना पूरी हो गई थी। पिताजी हम लोगों से दूर चले गए थे। पिताजी के जाने के बाद मेरी तो जैसे दुनिया ही वीरान हो गई थी। घर की सारी रौनक मेरे पिता से ही थी। मैं बहुत उदास रहने लगी थी। पिताजी के जाते ही माँ ने मेरा कॉलेज जाना भी छुड़वा दिया था और कहती थी कि अब बस बहुत हो गई पढ़ाई, अब तो तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू करना चाहती हूँ। मैं माँ से कहती थी कि माँ, जब तक पिताजी नहीं आ जाते तब तक तो मुझे पढ़ने दो। माँ ने कहा कि तेरे बाप के आने तक कौन रुकेगा, वो जैसे ही पैसे भेजेंगे मैं तेरी शादी की डेट फिक्स कर दूंगी। 2-3 साल तक तो मैं तेरा खर्चा नहीं उठा सकती और ना ही मैं तुझे पढ़ा सकती हूँ। मैं माँ से लड़ने लगती थी कि क्या मतलब है, मेरा खर्चा नहीं उठा सकती। पिताजी के आने तक मैं इस घर से कहीं भी नहीं जाऊंगी। ये मेरे पिता का घर है और किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे यहाँ से निकाल सके। ये बात सुनकर मेरी माँ को मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने मुझे इतना मारा कि 2 दिन तक मेरा शरीर दर्द करता रहा। पिताजी के घर से निकलते ही माँ के तो जैसे पर निकल आए थे। उन्होंने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी और सारे घर का काम मेरे सर पर डाल दिया था। खुद तो बस मोहल्ले के घरों के चक्कर काटती रहती थी, कभी इस घर के तो कभी उस घर के। बस तैयार होकर घर से निकल जाती थी। दोपहर को आकर खाना खा लेती और उसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद फिर शाम के टाइम पर पड़ोस के घरों में जाकर बैठ जाया करती थी और मैं सारा दिन घर में अकेलेपन का शिकार होती रहती थी। माँ को घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं थी। घर से लेकर बाहर तक के सारे काम अब मैं करने लगी थी। घर में खाना बनाना, और घर में जब खाना बनाने के लिए राशन खत्म हो जाता था उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर ही थी। एक दिन मैं घर का सामान लेने के लिए बाजार जा रही थी। एक लड़के की दुकान हमारे गली के नुक्कड़ पर ही थी। उस दुकान पर लड़का बैठा हुआ था।
वो लड़का नज़र भरकर मुझे देख रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मैंने देखा कि वो मुझे घूर रहा था। उसके बाद मैं जब मार्केट से वापस आई तो तब भी वो मुझे ही देख रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे अपनी नज़रें चुराईं और अपना सामान लेकर घर वापस लौट आई थी। वो घर तक मुझ पर नज़र रखे हुए था। मैंने फ़ौरन ही अंदर जाकर गेट बंद कर लिया। जब भी मैं घर से निकलती थी, वो मुझे अजीब अजीब नज़रों से देख रहा होता था। उसके बारे में मैं अपनी माँ से भी कुछ नहीं कह सकती थी। माँ तो ये बात सुनते ही मेरा जीना दुश्वार कर देती। तंग आकर मैंने घर से बाहर निकलना तक छोड़ दिया था। वो लड़का जब भी मैं घर से बाहर निकलती तो अपनी दुकान पर बैठा हुआ मुझे गौर गौर से देखता था। अब तो आने जाने वाले लोगों को भी शक होने लगा था। एक दिन मैं घर की छत पर खड़ी हुई थी तो उसने मुझे इशारा करते हुए एक कागज़ पर कुछ लिखकर मेरी तरफ फेंक दिया। मैं घबरा गई। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन उस कागज़ को पढ़े बिना मुझे सुकून भी नहीं आ रहा था। मैंने उस कागज़ को उठाकर खोला तो उसने उस कागज़ के थ्रू मुझे प्रपोज किया था। उसमें लिखा हुआ था, मैं कोई बुरा लड़का नहीं हूँ, बस तुम मुझे इतनी पसंद आ गई हो कि दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने ये कदम उठाया है। एक बार बात करने का मौका दे दो, अगर फिर तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने सोचा इससे जान छुड़ाने का कोई और अच्छा तरीका नहीं है। मैंने सोचा उसे बता दूंगी कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है तो उसका दिल खुद ही टूट जाएगा और वो मायूस होकर यहाँ से चला जाएगा और मेरा पीछा भी छोड़ देगा। मैंने एक दिन माँ के घर से निकलते ही मौका पाकर उसे इशारे से घर के अंदर बुला लिया और उसके अंदर आते ही मैंने झट से दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वो तो बुरी तरह से काँप रहा था। मैं लड़की थी, लेकिन मुझसे ज़्यादा उसे डर लग रहा था। मैंने उसे रिलैक्स होने को कहा और कहा कि बताओ तुम मुझसे क्या बात कहना चाहते हो। तो उसने कहा कि जिस दिन से उसने मुझे देखा है, दिल के हाथों मजबूर होकर रह गया है। न दिन को सुकून मिलता है, न रात को चैन। रात रात भर इसी इंतज़ार में गुजार देता है कि कब दिन निकले और वो मेरा दीदार कर सके। उसने कहा कि डॉली, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारा नाम और तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं कोई धोखेबाज और झूठा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत है, हो ही जाती है, और जिससे हो जाती है इंसान उसके हाथों मजबूर हो जाता है। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि मेरा रिश्ता लगा हुआ है। मेरी शादी मेरे पिता के दोस्त के बेटे के साथ हो रही है और मैं यहाँ से शादी होने के बाद गाँव चली जाऊँगी। मेरा ससुराल गाँव में ही है। मैं अपने माता पिता की इज्जत का बहुत ख्याल करती हूँ। तुम्हें किसी के सहारे पर नहीं रखना चाहती ताकि मैं तुमसे किसी तरह का झूठ बोलूं, और कुछ दिन के लिए तुमसे रिलेशनशिप बनाकर मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती। ये सब सुनकर वो थोड़ा सैड हो गया था, लेकिन मेरा सच बोलने से वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। उसने बताया कि ये नुक्कड़ वाली दुकान उसके पिता की है। कभी कभी वो उस दुकान पर बैठ जाता है और वही उसका घर भी है। उसने बताया कि मेरे परिवार में मैं और सिर्फ मेरे पिता हैं। हम दोनों इसी दुकान से अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मेरी शादी हो जाएगी तो शायद घर में कोई औरत आ जाएगी। मेरी माँ काफ़ी सालों पहले गुजर चुकी है और मेरी बहन की शादी भी 2 साल पहले ही हो गई। उसने कहा कि ज़िंदगी में अगर कभी भी कोई काम या कोई ज़रूरत हो तो तुम मुझे ज़रूर याद करना। भले ही तुम मेरी किस्मत में तो नहीं हो, लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहोगी। मैंने उसकी फीलिंग्स की कदर की और वो बेचारा थोड़ी देर के बाद मेरे घर से खुद ही चला गया था। हम दोनों के बीच बहुत रेस्पेक्ट के साथ बात हुई थी। वो मुझे आम लड़कों से बिल्कुल अलग लगा था। मैं जब उसे गली में खड़ा हुआ देखती थी तो समझती थी कि वो कोई आवारा या फिर लोफर टाइप का लड़का होगा जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन उसके साथ बात करके मुझे एहसास हुआ था कि सच में मुझसे कोई इतनी मोहब्बत भी कर सकता है। ये सब सोचकर मेरी भी आंखें भर आई थी, और जब जाते टाइम वो मुझे गुड बाय बोलकर गया तो मैंने उसकी आंखों में भी आंसू देखे थे। वो मुझे सच्चे दिल से चाहने वाला इंसान लगा था और इतने अच्छे इंसान को गंवाने का मुझे बहुत दुख हुआ था। इसके बाद भी जब मैं घर से किसी काम के लिए निकलती थी तो वो मुझे अपनी दुकान में बैठा हुआ दिख जाता था। उसके दुकान के आगे से निकलते हुए मुझे भी अपनी आंखों पर काबू करना नहीं आता था। मैं किसी न किसी बहाने उसे निगाह उठाकर देख ही लेती थी। जब मैं उसे देखती थी तो वो मेरे दिल की गहराइयों तक उतर जाता था। वो बहुत ही अच्छा लड़का था और शरीफ था। उस दिन के बाद उसने कभी मुझे तंग नहीं किया था और ना ही कभी उस दिन के बाद उसने मुझसे दोबारा बात करने की कोशिश की थी। बस कभी कभी हम दोनों की नज़रें एक दूसरे की नज़रों से मिल जाया करती थी।
जाने अनजाने मुझे भी पता नहीं चला कि कब मैं भी उसको पसंद करने लगी थी और मेरे दिल में भी उसके लिए मोहब्बत जागने लगी थी। लेकिन पिता की इज्जत की खातिर मैंने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल किया। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की इज्जत की परवाह थी। मेरे पिता दूसरे देश में मेरे लिए मेहनत कर रहे थे। मैं उनकी इज्जत पर कैसे आँच आने दे सकती थी। इसीलिए मैंने अपने दिल को संभाल लिया था कि वो मुझे कितना भी चाहता हो और अच्छा लगता हो, लेकिन मेरी किस्मत मेरे पिता के फैसले की मोहताज है। फिर कभी मेरी ना उससे बात हुई और ना ही ज्यादा मैंने जान पहचान बढ़ाई। बस आंखों ही आंखों में आंखों की जरूरत पूरी होती रही। इसी तरह से अगले 4 महीने तक ऐसा ही चलता रहा और 4 महीने बाद पिताजी ने विदेश से काफी सारा सामान और मेरे दहेज के लिए काफी सारे पैसे भी भेज दिए थे। मेरी माँ ने अकेले ही मेरी शादी करने का फैसला कर लिया था और मेरी ससुराल में कह दिया था कि वो कुछ लोगों को लेकर मेरे घर बारात लेकर आ जाएं। मैंने अपनी माँ को ये शादी करने के लिए बहुत रोका कि पिताजी के आने से पहले मुझ पर ये जुल्म मत करो, मुझे अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ विदा होना है। लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक नहीं सुनी। कुछ दिन बाद गांव से कुछ लोग आकर शादी की डेट फिक्स करके चले गए। मैंने अभी तक लड़के की फोटो तक नहीं देखी थी और दिन रात में रोती रहती थी। माँ ने पिताजी से कहकर अपना फैसला जबरदस्ती मनवा लिया। पिताजी ने फोन पर बात की और शादी के लिए राजी होने को कहा। पिताजी मुझसे कहने लगे, मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरी बेटी के साथ रहेगा। मैं हमेशा अपने पिता की बात के आगे झुक जाती थी और इस बार भी पिताजी के कहने पर मैं चुप ही रही थी और उनकी बात को मैंने मान लिया था। शादी की तैयारी बढ़ती गई। धीरे धीरे मेरा दम घुटने लगा था। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो मेरी साइड ले सकता, जो मुझे तसल्ली देता। मेरी माँ तो बस हर टाइम शॉपिंग करने में ही लगी रहती थी। वो पिताजी की कमाई को दोनों हाथों से लुटाने में लगी हुई थी। कुछ कपड़े मेरी शादी के लिए बनाती तो अपने लिए उससे डबल कपड़े लेकर आती थी। माँ ने पड़ोस में शादी का इनविटेशन भी देना शुरू कर दिया था और उन्हीं औरतों को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाती थी। मेरी माँ ने मेरी कोई भी ख्वाहिश नहीं पूछी थी कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या अभी ससुराल लेकर जाना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं। बस वो मेरे सारे काम अपनी मर्जी से ही कर रही थी। वो बहाने से शॉपिंग पर निकल जाती थी और अपनी दोस्तों के साथ होटल में खाना खाकर आती थी। पिताजी का पैसा माँ को बहुत अच्छा लग रहा था। माँ जब अपनी दोस्तों पर पैसे खर्च किया करती थी तो उनकी दोस्तें माँ को और भी ज्यादा इज्जत देने लगी थी। माँ इस बात से बहुत खुश हो जाया करती थी। मैं माँ को समझाने लगी थी तो वो मुझे डांट कर चुप करा देती थी कि तेरे पिता सारी मेहनत सिर्फ तेरे अकेले के लिए ही तो नहीं कर रहे। मैं उनकी पत्नी हूँ, सबसे पहले उनकी कमाई पर मेरा हक बनता है। मेरी माँ ने अपने आप को बुरी तरह से बिगाड़ कर रखा था। उन्हें घर की और अपनी जवान बेटी की कोई चिंता नहीं थी। वो पिताजी की कमाई को अपने पास संभाल कर नहीं रख रही थी, बल्कि बेवजह की चीज़ों में उड़ा दिया करती थी। नए नए कपड़े बनाना, सहेलियों के साथ बाहर घूमने जाना, होटल में खाना खाना, ये सारे शौक उन्होंने बना लिए थे। माँ को मोहल्ले की औरतों से अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था। माँ मुझे भी इसीलिए जल्द से जल्द शादी करके यहाँ से भेज देना चाहती थी ताकि वो बेफिक्र होकर आराम से अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सके। मुझे लगता था जैसे वो मेरी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है। मैं अंदर से टूट कर रह गई थी। माँ ने थोड़े से कपड़े और थोड़ा सा सामान मेरे दहेज के लिए इकट्ठा कर लिया था। बस वो अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद होकर बैठ गई थी। न बेटी को घर का काम सीखने में उसे नसीहत देती थी, न रहन सहन के तरीके सिखाती थी। हमेशा घूमने फिरने और मेकअप करने में ही लगी रहती थी। पिताजी के जाने के बाद माँ ने अपने आप को और भी ज़्यादा जवान बना लिया था। मेरी शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी और धीरे धीरे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे और मैं हर रोज़ चूल्हे पर जल रही थी। मेरी माँ ने मेरे सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया था। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन शादी होने के बाद मेरे सारे शौक ख़त्म होने वाले थे। मेरी माँ को न मेरे आराम का कुछ ख्याल था, ना ही मेरी शादी की कोई ज़्यादा फिक्र थी। माँ कहती थी कि गांव के लोग ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं जानते, इसलिए तू जैसी है वैसी ही ठीक है, तुझे कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तू खूबसूरत है, तेरे पति ने तुझे ऐसे ही पसंद कर लिया है। ये सब सुनकर मेरा दिल टूट जाता था कि जब उनको किसी बात का पता ही नहीं है तो मेरा रिश्ता गांव में क्यों किया था। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं रितेश के साथ भाग जाऊं, रितेश जो मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन पिताजी का ख्याल हर टाइम मुझे रोक लेता था। शादी से पहले मैं आखिरी बार रितेश से मिलकर उसके साथ बातें करके
अपने दिल का सारा बोझ उतारना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था अकेला दुनिया में वही एक ऐसा इंसान है जिसे मेरी परवाह है, जिसके लिए हर चीज़ से बढ़कर सिर्फ मैं हूँ। एक दिन माँ के घर से जाने के बाद मैं भी घर में लॉक लगाकर चुपचाप रितेश की दुकान पर चली गई और मैं उसके दुकान पर चढ़ गई थी। मुझे देखकर वो फौरन उठकर खड़ा हो गया था। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था। उसके चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। फिर मैंने लेटर उसे दे दिया। उसमें लिखा हुआ था कि कल दोपहर के 3 बजे मुझे लेने आ जाना। मैं तुमसे दूर अकेले में कुछ बातें करना चाहती हूँ। वो लेटर उसने बिना पढ़े अपनी जेब में डाल लिया था और मैं वापस अपने घर चली गई। रोज़ माँ 3 बजे अपनी दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं जाया करती थी। माँ घर से चली गई थी और मैं अकेली थी, इसलिए दिल के सारे बोझ उतारना चाहती थी। अगले दिन जब माँ चली गई तो उनके साथ ही मैंने घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया, ताकि उन्हें लगे कि मैं घर के अंदर ही हूँ। जैसे ही 3 बजे रितेश अपनी बाइक के साथ गली में मौजूद था, मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैं मुस्कुरा गई। सामने वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। माँ तो घर से जा चुकी थी। अब मेरे पास अच्छा बहाना था। मैंने रितेश को इशारा करके रुकने के लिए कहा और अपने फेस को दुपट्टे से अच्छी तरह से कवर कर लिया था, ताकि मुझे कोई पहचान न सके। वैसे भी माँ को तो अब शाम के टाइम ही वापस आना था। मुझे डर था कि कहीं कोई मुझे उसके साथ पहचान न ले, इसलिए मुझे अपना चेहरा छुपाना ज़रूरी था। मैं थोड़ी दूर पैदल चलकर जाने के बाद उसके साथ बाइक पर बैठ गई। जिंदगी में पहली बार मैं किसी अनजान लड़के के साथ बाइक पर बैठी थी। उसने बाइक स्टार्ट करते टाइम मुझसे संभल कर बैठने को कहा और मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख लिया था। वो बहुत खुश हो गया था और फिर हम बहुत दूर तक चलते जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद उसने बाइक एक रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। उसके बाद हम रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी हमें नहीं जानता था। हम दोनों एक कोने की जगह पर चेयर पर बैठ गए और रितेश ने 2 कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दी। काफ़ी देर तक तो हम दोनों खामोशी से बैठे रहे। न हम दोनों में कोई रिश्ता था, न ही किसी तरह के रिश्ते की कोई उम्मीद थी, लेकिन फिर भी हम दोनों साथ निकल आए थे। क्योंकि कुछ भी नहीं था, लेकिन दोनों के दिलों में मोहब्बत फिर भी थी। वेटर भी इतनी देर में कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया था। रितेश ने मुझसे कहा कि अगर तुम कुछ और खाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं खाना चाहती। हम दोनों की बात इसी तरह से शुरू हुई थी। मैंने कहा कि रितेश, शायद ये इस तरह से आज हमारी पहली और आखिरी मुलाकात होगी और फिर 4 दिन बाद मैं हमेशा के लिए किसी और की बन जाऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं अपने दिल का बोझ उतारना चाहती थी और तुम्हें सच्चाई बताना चाहती थी कि तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ एक तरफा नहीं है। रितेश, तुम्हारी मोहब्बत में इतनी ताकत थी कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो गई हूँ। लेकिन किस्मत ऐसी है कि तुम मेरी ज़िंदगी में मेरा रिश्ता हो जाने के बाद आए हो। अगर तुम पहले आ जाते तो मैं सारी दुनिया से लड़कर भी तुम्हारे अलावा किसी से रिश्ता नहीं जोड़ती। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे पिताजी मेरी शादी की खातिर दूसरे देश में दिन रात मजदूरी कर रहे हैं। अब मैं कैसे उनकी ये सारी मेहनत बर्बाद करके उनको बेइज्जत कर दूं, क्योंकि वो अपने गांव में ज़बान देकर आए हैं। रितेश, जो मेरी बातें सुनकर बिल्कुल बिखर कर रह गया था, उसे मुझसे मिलकर जितनी खुशी थी और मैंने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, उसे उतना ही ज़्यादा दुख भी हुआ था कि वो मुझे हासिल नहीं कर सकता था। फिर भी वो बेचारा अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा था और मुझे तसल्ली दे रहा था कि दुनिया में हर कोई अपनी मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकता। बस हम दोनों के लिए इतना ही काफ़ी होना चाहिए कि हमने मोहब्बत कर ली। ये बात सुनकर मैं टूटकर रोने लगी थी। वो मुझे चुप करने की 1000 कोशिश करता रहा और फिर खुद भी रो पड़ा था। उस दिन हमने ज़िंदगी की बहुत सारी बातें एक दूसरे से शेयर की थी और इस वादे पर एक दूसरे से अलग हुए थे कि ज़िंदगी में अगर कभी भी हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी तो कहने से कभी भी नहीं घबराएंगे। उसने मुझसे कहा कि जितना भी वक्त गुजर जाए, हमेशा तुम्हारी ज़रूरत मेरी पहली जिम्मेदारी होगी। कुछ दुख, कुछ हंसी, कुछ मजाक की बातें करते हम दोनों ने वो दिन बहुत अच्छे तरीके से गुजारा था। वहीं रेस्टोरेंट में बैठकर हम दोनों ने खाना भी खाया था और फिर वो मुझे घर छोड़ने आया था। मेरा बहुत मन कर रहा था कि एक बार वो फिर से अंदर आ जाए, लेकिन इस बार वो नहीं माना था और मुझे छोड़कर ही चला गया था। मैं बस आज के दिन की खूबसूरत यादें दिल में लेकर वापस आ गई थी और शादी की तैयारी पूरी हो चुकी थी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया था। मेरी बारात आई और मेरी शादी हो गई।
मैंने पहली बार अपने होने वाले पति को अपनी शादी वाले दिन देखा था, जो अब मेरा पति बन चुका था। वो कोई ज्यादा अच्छा नहीं था, बस नॉर्मल सी शक्ल वाला गांव में रहने वाला ही लग रहा था। लेकिन अपने माँ बाप की पसंद के आगे मैंने हार मान ली थी। अब तो मेरी शादी हो चुकी थी, मैं किसी से क्या कह सकती थी। जिस तरह मेरे लिए ये सब नया नया था, इसी तरह वो भी कोई खास मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा था। बस दोनों के ही माता पिता का फैसला था जो हम दोनों को मानना पड़ा था। मैं विदा होकर अपने माता पिता का घर छोड़कर चली गई। माँ तो अभी अपने कामों में ही बिजी थी, उन्हें मेरे जाने पर भी कोई खास दुख नहीं हुआ था। पिताजी से मैंने वीडियो कॉल पर बात कर ली थी, वो भी वहाँ पर बहुत रो रहे थे। मैं दूल्हे के साथ गाड़ी में बैठी और सारे रास्ते रोती ही रही थी। उसने मुझे एक शब्द तसल्ली का भी नहीं बोला था। मेरी सास मुझे बार बार चुप कराए जा रही थी। गांव पहुंचकर मैंने अपने पिता के फैसले का मान रखते हुए पत्नी होने के सारे हक निभाए थे। घर और ससुराल के लोगों के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव किया था। मुझे ऐसी जिंदगी की आदत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी खुद को ससुराल वालों की आदत में ढालने की कोशिश कर रही थी। मेरे पति को मुझ में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, मैं भी उसी में खुश थी कि बस वो मुझे इज्जत देता रहे। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसकी हकीकत भी खुलकर मेरे सामने आ गई थी। वो रात को काफी टाइम तक लड़कियों के साथ बातें करता रहता था। वो मुझे इतना हक जताने ही नहीं देता था कि उसके साथ लड़ती या उसको इस गलत काम के लिए रोकती। उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी, बस घर वालों ने ही मुझे घर का हिस्सा बना लिया था। मैं अपने पति की शिकायत सास से करती तो वो मुझे ये कहकर तसल्ली दे देती कि आजकल हर लड़के का यही हाल है, बस तुम इज्जत के साथ इस घर में बनी रहो। वो सारी लड़कियां तो टाइम पास के लिए हैं, असली घर की मालकिन तो तुम ही रहोगी। नई नई शादी है, पुरानी आदत तो धीरे धीरे ही जाएगी। मतलब उसके माता पिता को भी उसकी आदत का पता था। मेरी शादी को 4 महीने हो चुके थे और 4 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। सास तो मुझसे बहुत प्यार करती थी और जब से उन्हें पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से उन्होंने मेरे हर नखरे उठाना शुरू कर दिया था। जब ये बात मेरी माँ को पता चली तो वो भी मुझसे मिलने के लिए मिठाई लेकर मुझे बधाइयाँ देने के लिए आई थी और जाते जाते कहकर गई थी कि डिलीवरी के लिए अगर ये लोग तुमसे मायके आने के लिए कहें तो तुम खुद ही मना कर देना। कह देना वहाँ पर मेरी माँ अकेली है, यहाँ पर तो तुम्हारा पूरा ससुराल भरा हुआ है, हर कोई जिम्मेदारी उठाने वाला है, वहाँ कौन है जो तुम्हें संभालेगा। मैं अपनी माँ की बात को अच्छी तरह से समझ गई थी। उनका मतलब था कि वो मुझे मायके आने से रोक रही थी। मैं जो शादी के बाद से सब्र के घूंट पी रही थी, ये भी चुपचाप बर्दाश्त कर गई। प्रेगनेंसी के दिनों में मेरे पति ने मुझ पर थोड़ा बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया था। वो भी ख्याल रखता था। अब मेरे सामने फ़ोन भी नहीं करता था ताकि मुझे दुख ना पहुँचे। मैं उसकी इसी बात से खुश हो गई थी। महीने गुजरने लगे तो सास बहुत सारी तैयारियां करने लगी थी। फिर मेरी सास ने वही बात कह दी थी जिसका मुझे डर था। मेरी सास ने कहा कि डिलीवरी के लिए हम तुम्हें शहर लेकर चले जाएंगे। तो मुझे अपनी माँ की कही हुई बात याद आ गई थी। मैंने अपनी सास को रोक लिया और उनसे कहा कि गांव की बाकी औरतों की तरह मैं भी घर में ही डिलीवरी करवाना चाहती हूँ। मेरी सास को मेरी इस बात पर बहुत हैरत हुई थी कि मेरी पहली बार डिलीवरी हो रही है, इसीलिए उन्होंने मुझे अस्पताल जाने के लिए कहा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें डर तो नहीं लगता। मैंने बस नहीं कहकर बात को ख़त्म कर दिया था। गांव में दाई से ही मेरा बच्चा पैदा हो गया था। मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। बच्चे को जन्म देने के कुछ दिन बाद ही मैंने नोटिस किया कि मेरा पति दोबारा से फ़ोन पर बातें करता है, जैसे पहले किया करता था। वो रोज़ रोज़ किसी न किसी से फ़ोन पर बातें करता रहता था। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो मेरी माँ कुछ दिन के लिए मेरे पास रहने के लिए आ गई थी। मैंने अपनी माँ को जब अपने पति के बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा इंसान है, उस पर शक मत किया करो और कभी भी इस शक की वजह से लड़कर मेरे घर पर मत आना। मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं सुनना चाहती। अपना घर बसाओ और अपने परिवार में सुखी रहो। कुछ दिन रहने के बाद माँ ये कहकर चली गई कि मुझे गाँव में रहने की आदत नहीं है। जब मेरा बेटा 6 महीने का हो गया तो मेरी सास ने मुझे दवाइयाँ खिलानी शुरू कर दी ताकि मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाऊं। पोता मिल जाने पर मेरी सास बहुत ज़्यादा खुश थी और चाहती थी कि जल्दी से उनको एक और पोता मिल जाए। पहले बच्चे को तो मैं ठीक से नहीं संभाल सकती थी और मैं कुछ ही महीनों बाद फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मैं बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। फिर अचानक एक पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा
जब पता चला कि मेरे पिता की विदेश में मौत हो चुकी है। ये दुख मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं जल्दी से ही अपने थोड़े बहुत कपड़े लेकर अपनी माँ के घर पहुँच गई। मुझे लगा इस टाइम पर मेरी माँ को मेरी ज़रूरत होगी। जब मैं अपने घर पहुँची तो माँ की हालत तो बिल्कुल ठीक थी। अगले दिन विदेश से मेरे पिता की डेड बॉडी आ गई थी। तब मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा था। मुझे भी कोई होश नहीं था। मेरे बेटे को मेरी सास ने ही संभाला हुआ था। 1-2 दिन के लिए वो भी हमारे घर पर ही रुक गई थी। चौथे दिन मेरी सास घर वापस चली गई, 9 महीने के बच्चे के साथ और 3 महीने की प्रेगनेंसी। बड़ा मुश्किल टाइम गुजर रहा था। पिताजी की मौत को 2 महीने हो गए थे, लेकिन मेरा पति मुझे लेने के लिए नहीं आया था। मैं खुद उससे ले जाने को कहती तो वो मुझे मना कर दिया करता था। कहता था कि बच्चे की डिलीवरी तक अपने मायके में ही रह लो। लेकिन इधर मेरी माँ ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा था कि अब हमारे यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, अब जल्दी से वापस अपने घर चली जाओ। जैसे तैसे बर्दाश्त करके उन्होंने मेरे 9 महीने घर पर पूरे करवा दिए थे। डिलीवरी का टाइम आया तो दूसरी मेरी बेटी पैदा हुई थी। ससुराल में से कोई भी मेरी बेटी को देखने तक नहीं आया था। मैं 2-2 बच्चों को एक साथ अपना दूध पिलाती थी। इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मेरे बेटे के लिए कोई दूध तक लेकर आने वाला नहीं था। माँ कहती कि इसके पिता से इसका खर्चा मंगवाओ, और मैं अपने पति से कहती तो वो कहता कि अभी यहाँ पर वापस मत आना, बेटे का ख्याल वहीं शहर में रहकर रख लो। कुछ दिन